स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आइए समझते हैं इसको। हमारे पास एक मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जिस मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमन लेके उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई होने के बाद उसके अंदर चेंजिंग आती है, इलोंगेशन आती है। और उसके ऊपर जब लोड अप्लाई होगा उसके अंदर इलोंगेशन आएगी, और वो मशीन खुद ही उसके अंदर कैलकुलेशन होती है स्ट्रेस कितना लगेगा, मतलब उसके ऊपर लोड लगेगा जब, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वो खुद ही कैलकुलेट करेगी। स्ट्रेस एक साइड से वो स्ट्रेस कैलकुलेट करती है और एक साइड से वो स्ट्रेन कैलकुलेट करती है। तो जहाँ तक उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहता है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उस वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा एक ही रेट के साथ। तो वहाँ तक आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट मानी जाती है। लास्ट पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट में ए पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट तक आपके जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहती है। तो पॉइंट ए तक हमारे पास क्या है, पॉइंट ए हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट बी रहता है, पॉइंट बी रहता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक हमारे पास हुक्स लॉ की बात है, वो हुक्स लॉ इस पॉइंट तक वैलिड, ए पॉइंट तक वैलिड रहता है। और यहाँ से आगे ये पोर्शन इलास्टिक रहता है, मतलब अगर आप स्ट्रेस को हटा, लोड को हटा देंगे तो मटेरियल के अंदर जो इलांगेशन आई भी है वो वापस अपनी जगह पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से पहले पहले। लेकिन आपका जो हुक्स लॉ है वो बी पॉइंट पे वैलिड नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है। स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है और स्ट्रेन आपका थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से ये प्रोपोर्शनल इस एरिया में प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है, तो हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। हालांकि बी से पहले पहले आपका मटेरियल इलास्टिक है, आपका मटेरियल अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। उसके बाद यहाँ से आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट है, ये हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी कौन सा है, अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस लगी है उस स्ट्रेस की वजह से, मतलब स्ट्रेस लगा है लेकिन आपका स्ट्रेन ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है लगभग एक जैसा ही है, स्ट्रेस इसी लेवल पे लग रहा है लेकिन आपकी जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो अपर वाली पोर्शन का जो पॉइंट रहता है इसका, तो वो रहता है हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपका मटेरियल में ज़्यादा यील्ड आ रही है, ज़्यादा चेंज आ रही है, तो ये अपर वाला पोर्शन को मानते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास, डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि आपका लोअर यील्ड पॉइंट होता है। और ये लोअर यील्ड पॉइंट मतलब यहाँ पे कम स्ट्रेस में आपकी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुई है, कम स्ट्रेस में ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुई है, वो हमारे पास यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट माना जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिर यहाँ से हमारा स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके अब इसकी लास्ट लिमिट आ रही है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है स्ट्रेस का। यहाँ पे आके आपका मटेरियल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हम इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे आपके मटेरियल की मैक्सिमम वैल्यू रहती है कि ये कितना स्ट्रेस को झेल सकता है। इसके बाद जब यहाँ से आपका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ से ये स्ट्रेस जो है यहाँ तक बढ़ेगा, ये फिर इसके बाद ये स्ट्रेस कम होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम आ जाएगा आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। उसके अंदर इलोंगेशन तो आएगी, लेकिन इलोंगेशन आने के साथ वो लास्ट में एक जगह पे आएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। पॉइंट ई पे आके उसकी क्या नेक्स्ट स्टार्ट बनती है, इसके अंदर मतलब जो आपके पास स्पेसिमन रहता है उस स्पेसिमन के अंदर ये नेक बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पास स्पेसिमन था, ये एक मशीन के अंदर फिट था, दोनों साइड से इसके ऊपर पुल लग रहा था, इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ लग रहा था। तो ये पहले तो बिल्कुल इस तरह से था, ये एक यूनिफॉर्म डायमीटर में। तो अभी जब ये इसका डाया कम हो गया, जब इसको पुल लगा तो इसका डाया कम होते होते इस पॉइंट पे आके इसका नेक बनना स्टार्ट हो जाता है, और एट लास्ट फाइनली इस पॉइंट पे आके ये फेलियर हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, इसके दो पीसेस बन जाते हैं स्पेसिमन के। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन, जो हमारे पास कितने स्ट्रेस आया, कितना स्ट्रेन आया, ये सारी इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम,
तो ग्राफ जो निकलता है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम फिर देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे रहती है स्ट्रेस की, उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ये मटेरियल बियर कर सकता है। और फाइनल जो आपके पास स्ट्रेस, अगर ना फेलियर स्ट्रेस देखना है कि ये मटेरियल कितने स्ट्रेस पे जाके फेल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ये मटेरियल फेल हुआ, जिस मटेरियल स्ट्रेस पे ये फेल हुआ है, उस पे देखना है कि उस पे लोड कितना था, और उस लोड को हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रेस निकलेगा, फेलियर स्ट्रेस कितना हमारे पास है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे है और किस के बीच में बनता है ये, और इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट है इसके पीछे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जब हम माइल्ड स्टील का स्पेसिमन डालते हैं, तो तब भी जाके हम मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं।